नमस्कार। आज हम निबंधों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः निबंधों के दो भागों में विभाजित करते हैं, विषय प्रधान निबंध और व्यक्ति प्रधान निबंध। विषय प्रधान निबंधों में विषय विशेष की आलोचना होती है और दूसरे जो व्यक्ति प्रधान निबंध होते हैं उसमें कलाकार का व्यक्तित्व खुलकर सामने आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी निबंधों का वर्गीकरण किया था। उन्होंने वार्तालाप मूलक, व्याख्या मूलक, स्वगत चिंतन मूलक, अनियंत्रित गद्य मूलक और कलह मूलक में निबंधों को विभाजित किया, लेकिन उनका जो वर्गीकरण था वो ज़्यादा मान्य नहीं था। इसलिए हम सुविधा की दृष्टि से निबंधों को निम्न प्रकार में विभाजित कर सकते हैं: भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, कथात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और हास्य व्यंग्यात्मक निबंध। अब भावात्मक जो निबंध होता है वो भावात्मक निबंधों का संबंध मनुष्य के हृदय से है। जब मनुष्य चिंतन और तर्क को छोड़कर किसी वस्तु को केवल हृदय की आंखों से देखता है और फिर उससे अपना रागात्मक संबंध स्थापित कर लेता है, तब वह जिस प्रकार के आवेगपूर्ण और भावना प्रधान निबंधों की रचना करता है उसे भावात्मक निबंध कहा जाता है। भावात्मक निबंध हृदय से निकले होते हैं और सीधे पाठक के हृदय पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। इनमें अनुभूति और कल्पना होती है, विचार नहीं। इसलिए ये अधिक प्राणवान, सुंदर और मर्म स्पर्शी होते हैं। भावात्मक निबंधों को 3 भागों में विभाजित करते हैं: कल्पना प्रधान, अनुभूति प्रधान, हास्य और व्यंग्य प्रधान। कल्पना प्रधान निबंधों में निबंधकार कल्पना की सहायता या तो नवीन शब्द चित्रों की सृष्टि से करता है अथवा अपने विषय को भावुकता के अधिक समीप ले आता है। उसमें यथार्थ तो रहता है, परंतु वह कल्पना के आवरण में इतना ढक जाता है कि दिखाई नहीं देता। अब हम पढ़ेंगे अनुभूति प्रधान निबंध। अनुभूति प्रधान निबंधों में कल्पना का अंश कम और लेखक का अनुभव की संवेदना से युक्त भावना का अंश अधिक रहता है। अनुभूति का अर्थ हृदय की गहराइयों को छूने वाले अनुभवों से है। निबंधकार जब किसी जड़ या चेतन के निकट संपर्क में आता है तो वह इस संपर्क का प्रभाव उसके मानस में सदा के लिए पड़ जाता है। कालांतर में कभी स्मरण हो जाने पर अथवा किसी तरह उसके पुनः संपर्क में आ जाने से उसके हृदय का आवेग तरल बनकर फूट पड़ता है और तब निबंधकार के द्वारा लिखे गए निबंधों में अनुभूति का तत्व प्रधान हो जाता है। हास्य और व्यंग्य प्रधान निबंध। भावात्मक निबंधों का तीसरा प्रकार हास्य और व्यंग्य प्रधान निबंध है। हास्य और व्यंग्य लेखक हल्की भावानुभूति को ही व्यंग्यात्मक और चलती भाषा में व्यक्त करता है, इसलिए इसको भी भावनात्मक निबंधों की कोटि में ही रखा गया है। इसमें थोड़ी बहुत कल्पना की उड़ान का अवकाश भी मिल जाता है। हास्य और व्यंग्य एक ओर तो मनोरंजन के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और दूसरी ओर समाज में फैली हुई कुरीतियों पर गहरा आक्षेप भी करते चलते हैं। कुछ ऐसे निबंध हैं जैसे गुलेरी जी का कछुआ धर्म और मोरिस मोही कुंठाव, प्रताप नारायण मिश्र का वृद्ध, बाबू बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू का चिट्ठा और पंडित हरिशंकर शर्मा का पिंजरा पोल व चिड़ियाघर, ये उल्लेखनीय निबंध है। समाज की कुरीतियों एवं रूढ़ियों पर फब्तियाँ कसते हुए एक नवीन पत्रात्मक शैली में लिखा हुआ दुबे जी की चिट्ठियाँ हास्य और व्यंग्य के उत्कृष्ट निबंध है। अब भावात्मक निबंध। शैली की दृष्टि से हम सभी भावात्मक निबंधों को भी 2 भागों में बांट सकते हैं: धारा शैली में लिखे गए निबंध
और विक्षेप शैली के निबंध। धारा शैली में भावों का क्रमिक विस्तार होता है। उनकी धारा एक निश्चित प्रवाह में चलती है और प्राय सर्वत्र यह प्रवाह एक सा ही बना रहता है। विक्षेप शैली में भी भाषा की गति तो रहती है, परंतु भावनाओं का क्रमिक उत्थान या अवसान उतना स्पष्ट नहीं होता। गति भी कहीं पर तीव्र और कहीं पर धीमी हो जाती है। भावनाएं एक निश्चित अनुपात ग्रहण नहीं करती। अब हम पढ़ रहे हैं विचारात्मक निबंध। निबंधों की दूसरी कोटि में विचारात्मक निबंध आते हैं। विचारात्मक निबंधों में भाव की गंभीरता और कसावट दोनों का विशेष स्थान है। विचार प्रधान होने के कारण ऐसे निबंधों में चिंतन और विवेचन का प्राधान्य रहता है। फलतः ऐसे निबंधों के न तो विषय ही होते हैं और न उसका विवेचन चलता हुआ। जिसको शुक्ल जी ने श्रम साध्य नूतन उपलब्धि कहा है, वह उपलब्धि पाठक को ऐसे निबंधों के ही विचार कणों से मिल सकती है। कविता चिंतन के कणों की अनुभूति है। प्रसाद की कविता की ये परिभाषा जितनी अच्छी तरह विचारात्मक निबंधों के स्वरूप को व्यक्त करती है, उतना कविता के स्वरूप को नहीं कर सकती। विचारात्मक निबंधों का विशेष तत्व चिंतन है और अनुभूति जुड़ने व्यक्तिकता निबंध मात्र का सामान्य तत्व है। अतः यह व्यक्तिकता विचार प्रधान निबंधों में होनी आवश्यक है। विचारात्मक निबंधों के आलोचनात्मक, विवेचनात्मक और गवेषणात्मक ये तीन भेद किए जा सकते हैं। पहला है आलोचनात्मक निबंध। आलोचनात्मक निबंध पूर्णतः साहित्यिक होते हैं। वैसे तो गद्य के विकास की दृष्टि से आलोचना और निबंध साहित्य की दो स्वतंत्र विधाएं हैं, परंतु आलोचना संबंधी अधिकांश लेख विधान की दृष्टि से निबंधों की कोटि में ही रखे जा सकते हैं। आलोचनात्मक निबंधों में विश्लेषण और तर्क का ऊंचा स्थान है, परंतु साहित्यिक होने के कारण अन्य विचारात्मक निबंधों से वे अधिक सरस हो जाते हैं। आलोचना का सिद्धांत पत्र भी कम नीरस नहीं है। हिंदी में आलोचनात्मक निबंध ही अधिक लिखे गए हैं। जैसे शुक्ल जी के छोटे आलोचनात्मक निबंधों का हिंदी साहित्य में ऊंचा स्थान है। उनके ऐसे निबंधों में मानस की धर्म भूमि, काव्य में प्राकृतिक दृश्य और चिंतामणि के कुछ अन्य निबंध उल्लेखनीय हैं। अब हम पढ़ेंगे विवेचनात्मक निबंध। विवेचनात्मक निबंधों में निबंध लेखक किसी एक गंभीर विषय को निबंध के लिए चुनता है और उसके उपरांत उस विषय के बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों पर विचार करता है, अपनी टिप्पणियां देता और अपने विचारों की मौलिकता को आधार मानकर उस विषय का पूर्ण विवेचन उपस्थित करता। ऐसे निबंधों में मौलिकता एवं प्रतिपाद्य विषय पर निबंधकार की स्वतंत्र उद्भावनाओं के रूप में व्यक्तिक तत्व प्रकट होता है। उदाहरण के लिए हम शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों को ले सकते हैं। इन निबंधों में उत्साह, श्रद्धा और भक्ति जैसे विषय हैं, जिनका विवेचन पाठक को शुष्क प्रतीत हो सकता है, परंतु उसमें कहीं व्यंग्य और हास्य का आधार लेकर और कहीं कहीं साहित्यिक उदाहरणों की ओट में शुक्ल जी का व्यक्तित्व प्रवेश कर गया है। अब हम पढ़ेंगे गवेषणात्मक निबंध। गवेषणात्मक निबंध, इनमें विचारात्मक निबंधों का अंतिम रूप गवेषणात्मक निबंधों में मिलता है। गवेषणात्मक निबंधों का आधार अधिकतर या तो प्राचीन ग्रंथ या इतिहास होते हैं अथवा दर्शन और धर्म संबंधी मत होते हैं। गवेषणा का अर्थ है विचारपूर्ण खोज। फलतः गवेषणात्मक निबंधों में अध्ययन और अन्वेषण दोनों को होना आवश्यक है। गवेषणात्मक निबंधों का प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्य अत्यंत ही सोच समझकर लिखा जाता है। इसका ये कारण है, इस प्रकार के निबंध साधारण पाठक का मनोरंजन नहीं कर सकती।
ये विद्वत्तापूर्ण और गंभीर होते हैं, इसलिए विद्वानों के लिए ही अधिक उपयोगी हो सकते हैं। गुलरी ग्रंथ के पहले खंड के प्रथम भाग में संकलित प्राय सभी निबंध उस युग के आचार विचारों पर लिखे गए हैं। अब अगला निबंध है विचारात्मक निबंध। शैली की दृष्टि से समाज शैली तथा व्यास शैली की दृष्टि से विचारात्मक निबंधों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कुछ निबंधों में समाज शैली का प्रयोग होता है और कुछ में व्यास शैली का प्रयोग। समाज शैली में कम से कम वाक्यों के प्रयोग से कम विस्तार में अधिक से अधिक विचारों को स्थान देने का प्रयास किया जाता है। इसलिए समाज प्रधान शैली में संस्कृत के तत्सम शब्दों का ही अधिक प्रयोग होता है। गवेषणात्मक और विवेचनात्मक निबंधों में इस प्रकार की शैली अधिक उपयुक्त होती है। शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों में करुणा इत्यादि में समाज शैली का प्रयोग देखा जा सकता है। व्यास शैली में विस्तार के लिए अधिक स्थान रहता है। इस प्रकार की शैली में लंबे और तत्सम शब्दों से युक्त वाक्यों के स्थान पर छोटे छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग होता है। विवरण देने में लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग भी प्राय देखा जाता है। व्यास शैली में विवरण देने में लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग भी प्राय देखा जाता है। व्यास शैली के उदाहरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिक्षा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के भारतीय साहित्य की विशेषताएं और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल निबंधों में देखे जा सकते हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे ललित निबंध। निबंधों के वर्गीकरण के दौरान जिन भावात्मक और साहित्यिक निबंधों की चर्चा की जाती उसी से बिल्कुल मिलती जुलती निबंध की एक विधा ललित निबंध है। कुछ लोग ललित निबंधों को व्यक्ति प्रधान निबंध भी कहते हैं। वस्तुतः ललित निबंध भी साहित्यिक होते हैं। उनमें भी भावना, कल्पना और अनुभूति के योग के साथ साथ हास्य और व्यंग्य विनोद का पुट बराबर रहता है। निबंध के प्रारंभिक स्वरूप से लेकर आज तक के विकास में ललित निबंध महत्वपूर्ण भूमिका लिए हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ जबकि ललित निबंध न लिखे गए हों। निबंध का वह विकसित रूप जो निबंध के प्रवर्तक मोंटेन ने प्रस्तुत किया था और हिंदी में जिसका विकास भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, आचार्य पदम सिंह शर्मा, हरिशंकर शर्मा और बाबू गुलाब राय ने पल्वित किया, वही वर्तमान में कला में किंचित परिवर्तन के साथ ललित निबंधों के रूप में जाना जाता है। आधुनिक युग में ललित निबंधों के प्रमुख लेखकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, अमृत राय, श्रीलाल शुक्ल, कुबेरनाथ राय, सियाराम शरण गुप्त आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। ललित निबंध किसी भी विषय या विचार बिंदु को आधार बनाकर लिखे जा सकते हैं। निबंधकार कहीं से कोई एक विचार कर लेकर अपने मनोगत प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिगत अनुभूतियों को सजाकर जब विनोद एवं सरस शब्दावली में किसी निबंध को लिखता है तो वे ललित निबंध कहलाते हैं। ललित निबंधों में लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना प्रमुख रूप से होती है। उनकी अभिव्यंजना प्रमुख रूप से होती है। किसी कारण कुछ विद्वान ऐसे निबंधों को व्यक्तिपरक निबंध भी कहते हैं। ऐसे निबंधों में वस्तु की अपेक्षा लेखक का महत्व अधिक होता है। लेखक की स्वयं की रुचियाँ, प्रतिक्रियाएं और अनुभूतियाँ आदि इस प्रकार के निबंधों में निर्बाध रूप में अभिव्यक्ति पाती रहती हैं। एक वाक्य में कह सकते हैं कि ललित निबंध लेखक के व्यक्तित्व को दिखाने वाला वह दर्पण है जिसमें वह पूरी तरह अपने यथार्थ रूप में अभिव्यक्त होता है। ललित निबंध लिखने के लिए विचार, मस्ती, घुमक्कड़ी वृत्ति, लोक जीवन से संप्रक्ति, सूक्ष्म विचार शक्ति, गीति
काव्य की भावात्मकता और विनोदपूर्ण शैली आदि गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। ये गुण न केवल ललित निबंधों के लिए आवश्यक हैं, अपितु उन्हें वास्तविक ललित निबंध बनाने के लिए अपरिहार्य भी है। ललित निबंध अनुभूति की आवेग से प्रेरित और पुष्ट होकर तथा लेखक के व्यक्तित्व के रस में घुलकर जब पाठक तक पहुँचते हैं तो उसके पाठक को न केवल रस की अनुभूति होती है अपितु उसकी बौद्धिक चेतना को भी शांति प्राप्त होती है। जो ललित निबंधों को मात्र भावना प्रधान समझते हैं वे भ्रम के शिकार हैं। समकालीन ललित निबंध लेखकों की रचनाओं में अनुभूति और तर्क, कल्पना और भावना, हास्य और व्यंग्य, विचार, भाव तथा मस्ती और ईमानदारी का योग तो होता ही है। जीवन की विविध स्थितियों परिस्थितियों की यथार्थ झांकी भी मिलती है। इस प्रकार ललित निबंध अनुभूति प्रधान और व्यक्ति प्रधान होते हुए भी ज्ञान बोधक और विविधात्मक होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि ललित निबंध आजकल अधिक मात्रा में लिखे जा रहे हैं और अनेक लेखक इस दिशा में पर्याप्त सक्रिय हैं। इन निबंधों में निबंधकारों का व्यक्तित्व अपनी आभा लिए हुए दिखाई देता है। अतः कह सकते हैं कि निबंध कला का उत्कर्ष तथा निखार ही नहीं अपितु वास्तविक विकास भी ललित निबंधों के माध्यम से ही सामने आता है।